देवजीत ने दोनों लड़कियों की तरफ शक से देखा और धारा से कहा, तुम्हारे पापा ने कहा था कि तुमने ही सबसे पहले देखा था कि सूर्या अपने रूम में नहीं है। धारा अपने माथे और गर्दन के पसीने को अपनी हथेली से पोंछने लगी और बोली, हाँ मैं भैया को रेडी होने में हेल्प करने आई थी, लेकिन वो यहाँ नहीं थे। देवजीत महेंद्र जी की तरफ घूमकर बोला, सूर्या का रूम कौन सा है? महेंद्र जी ने धारा के पीछे मौजूद रूम को हाथ के इशारे से दिखाया। यह धारा रूम के सामने से हट गई। देवजीत तेजी से रूम के अंदर एंटर हुआ और हर तरफ देखने लगा। ऐसा नहीं लग रहा था कि वहां कुछ भी हाथापाई या जबरदस्ती हुई है। देवजीत गुस्से में रूम के बाहर निकलकर कठोर आवाज में बोला, मैं लास्ट चांस दे रहा हूँ सभी को कि जिस किसी को भी सूर्या से रिलेटेड कोई भी बात कहनी हो तो अभी कह दे। अगर बाद में मेरे सामने कुछ आया तो मैं उसे जेल की सैर करवा दूंगा। रूम की कंडीशन देखकर पता चल रहा है कि वो खुद इधर से निकलकर गया है, उसे कोई कहीं नहीं लेकर गया। देवजीत ने अपने पास ही खड़ी धारा की तरफ देखा तो नहीं, लेकिन उसके क्रोधित चेहरे को देखकर धारा उदास हो गई कि उसकी बहन को बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा। देवजीत बोला, ये मेरी फैमिली की रेपुटेशन का सवाल है और मेरी बहन को इस तरह बीच रास्ते में छोड़कर वो कैसे जा सकता है? जवाब दो मुझे, कहाँ छुपा दिया है उसे? कोई कुछ नहीं बोला तो देवजीत ने जयपुर पुलिस को कॉल करके सब बता दिया और उधर वॉल पर टंगी सूर्या की फोटो को क्लिक करके उसे उन्हें सेंड कर दिया और बोला, मुझे ये लड़का चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं इसे। उसके गुस्से से भरे फेस को देखने के बाद सिम्मी ने धारा का हाथ पकड़ लिया। दोनों खुद की घबराहट को कम करने की कोशिश कर रही थीं, पर उनका डर तो शेर की तरह उनके सामने दहाड़ मार रहा था। सभी फैमिली मेंबर्स देवजीत को गुस्से में देखकर टेंशन में आ गए, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर था और अगर आज सूर्या टाइम पर नहीं मिला तो उसकी बहन का मंडप सूना रह जाएगा। फिर उस बेचारी को दुनिया भर की बातें सुनने को मिलेंगी, फैमिली की भी बदनामी होगी। पर उनका सूर्या जानबूझकर गायब क्यों होगा? वो तो इस मैरिज के लिए खुद एग्री हुआ था। देवजीत ने धारा की तरफ देखा और बोला, 2 मिनट के लिए मेरे साथ बाहर आओ। सीढ़ियों से नीचे जाने से पहले देवजीत ने महेंद्र जी और माला जी से गुस्से में पूछा, अगर आपका बेटा ये शादी नहीं करना चाहता था तो क्यों उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे? भाग गया ना वो, लेकिन इज्जत तो आप सभी ने हमारी नीलाम करवा दी। महेंद्र जी बोले, नहीं ये गलत है, हमने उस पर कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी और सूर्या ने हमसे भी शादी के लिए हाँ कहा था। हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब चल क्या रहा है। उनकी बातें सुनने के बाद देव भी दुविधा में पड़ गया कि अगर सच में ऐसा है तो सूर्या क्यों भागा शादी से। वजह कुछ भी हो, उससे मेरी बहन की तकलीफ कम तो नहीं हो जाएगी ना। वो धड़धड़ाता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतर गया। धारा ने सिम्मी की तरफ देखा, जिसका हलक डर से सूख रहा था। धारा ने डीप ब्रीथ ली और देवजीत के पीछे चली गई। देवजीत घर से बाहर निकल आया और अपने गुस्से को शांत करने का प्रयास करना शुरू कर दिया। धारा भी उसके पीछे पीछे वहां आ गई। देवजीत ने उसकी आहट सुनी तो पीछे घूमकर धारा की दोनों बाजुओं को पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अचानक से खुद को उसके इतने करीब पाकर धारा घबरा गई और बार बार झपकाने अपनी पलकें बार बार झपकाने लगी। वो साथ ही अपनी नर्वसनेस को हाइड करने की कोशिश करने लगी और हिम्मत करके बोली, व्हाट आर यू डूइंग? जस्ट लीव मी। देवजीत ने उसकी कही बात की फिक्र नहीं की और अपने सवालात शुरू कर दिए। सच कहो, क्या छुपा रही हो तुम दोनों लड़कियां? धारा को देवजीत की नजदीकी बहुत व्याकुल कर रही थी। दोनों की सांसें एक ही वेग से ऊपर नीचे हो रही थी। उसने देवजीत से दूर होने की चेष्टा की, पर उसने उसे अपनी ओर खींच लिया, जिससे धारा उसके सीने से टकरा गई। वो गुस्से में बोला, मेरे सवाल का जवाब दो। धारा बोली, मैं कह रही हूं ना कि मैं नहीं जानती कुछ भी। मैं जानती हूँ कि इस समय आप पर क्या बीत रही है, लेकिन सूर्या के जाने के बाद हमें भी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही है। ये हम दोनों की फैमिली के लिए टफ टाइम है, तो प्लीज शांत हो जाओ। देवजीत बोला, याद रखना, अगर मुझे बाद में मालूम हुआ कि तुमने इस टाइम झूठ बोला था तो आई प्रॉमिस तुम पछताओगी, क्योंकि अभी तक तुमने मेरा गुस्सा नहीं देखा है। धारा कुछ नहीं कह पाई। देवजीत ने उसके होठों की थिरकन को देखा, पर मुंह से आवाज निकलती नहीं सुनी। धारा ने उसकी आंखों में एक तकलीफ देखी, जो इस बात की थी कि सूर्या टाइम पर नहीं मिला तो देवांशी का दिल टूट जाएगा। देवजीत ने बाहर खड़े रोहित को
लौट चलने का इशारा कर दिया। उसके जाने के बाद धारा मुरझा गई। सिम्मी और बाकी फैमिली मेंबर्स भी बाहर आ गए। सिम्मी धारा के नजदीक आई और बोली, क्या कह रहा था वो? धारा ने अपनी पनीली आंखों को पोंछ लिया। गुस्सा कर रहा था, कह रहा था कि जो भी जानती हूँ बता दूं, लेकिन मैं बताऊं क्या? देवजीत ने रोहित को वापस घर लौटा दिया था, जिससे कि वो वहां की सिचुएशन हैंडल कर सके। रात तक सूर्या का कुछ पता नहीं चला। देवजीत की फैमिली, रिलेटिव्स और देवांशी भी जान गए थे कि शादी के ऐन मौके पर दूल्हा फरार हो गया है। रिलेटिव्स और गेस्ट्स अपने सामर्थ्य के अनुसार आइडिया लगा रहे थे कि ऐसा क्यों हुआ होगा। कुछ लड़की पर दोष मढ़ रहे थे कि इसी में कोई खोट होगा, जो मालूम होने के बाद लड़का रफू चक्कर हो गया। कई गेस्ट सूर्या को भी गलत ठहरा रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थीं। दोनों फैमिलीज में इस अनचाही सिचुएशन को शर्मिंदगी के साथ फेस करना पड़ रहा था। देवजीत और जयपुर की पुलिस को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि सूर्या किधर है, क्योंकि वो कहीं जाकर छुप गया था। उसने अपना मोबाइल भी साथ नहीं लिया था, तो उसे ट्रेस भी नहीं कर सकते थे। देवजीत का गुस्सा सातवें आसमान पर था, इसलिए था कि अगर सूर्या ये शादी नहीं करना चाहता था तो बता देता। बात को इतनी आगे तक क्यों बढ़ाया? वो तो भाग गया, लेकिन जलील तो मेरी फैमिली होगी। देवजीत हार कर घर लौट आया और अपने पेरेंट्स देवांशी के पास बैठ गया। वो देख पा रहा था कि वहां उसे और उसकी फैमिली को कितनी शर्मिंदगी फेस करनी पड़ रही है। काफी टाइम हो चुका था, तो वहां मौजूद सभी गेस्ट लौट गए। दरवाजे पर टकटकी लगाए बैठी देवांशी ने अपने भाई को बोझिल चेहरे के साथ अंदर आते देखा, तो समझ गई कि सब कुछ खत्म हो चुका है। उसे सूर्या पहली ही नजर में भा गया था और उसने उससे पूछा भी तो था, लेकिन तब क्यों सूर्या ने उसे अपनी समस्या नहीं बताई थी? उसने देवजीत के पास आकर कहा, भैया क्या सच में सूर्या खुद से गायब हुआ है? क्या वो वाकई में मुझे ऐसे समय में अकेले छोड़कर भाग गया? देवजीत के लिए उसकी ये हालत असहनीय थी। उसने उठकर देवांशी के आंसू पोंछे और बोला, हाँ वो सच में भाग गया। अच्छा हुआ, उसके जैसा कायर मेरी बहन को डिजर्व नहीं करता। इस बार मैं खुद अपनी बहन के लिए एक अच्छा राजकुमार लाऊंगा। देवांशी उससे दूर हट गई। मुझे वो पसंद था और चाहने भी लगी थी उसे। मुझसे अब कोई शादी नहीं करेगा। सब मेरा मजाक उड़ाएंगे और कहेंगे कि मुझ में ही कोई खोट होगी। देवजीत ने उसे हिम्मत बंधानी चाहिए, लेकिन वो बिना कुछ सुने अपने कमरे में वापस चली गई। उसने जाकर दरवाजा बंद कर लिया। देव ने जाकर उसे दरवाजा खोलने को कहा, पर देवांशी दरवाजा नहीं खोल रही थी। राजवीर जी ने उसके रूम की विंडो से अंदर देखा तो चीख पड़े, देवांशी ये क्या कर रही हो? ऐसा मत करो। उनकी आवाज़ सुनकर रोहित और देवजीत दौड़कर वहां आए और विंडो से देखा कि देवांशी ने बेडशीट को पंखे पर डालकर फांसी का फंदा बनाकर अपने गले में डाल लिया है। देवजीत तुरंत दरवाजे पर आया और किक मारकर उसने दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगा। रोहित भी उसका साथ देने लगा। दरवाजा टूटते ही उन्हें फंदे पर लटकती छटपटाती देवांशी दिखी। देवजीत ने दौड़कर उसके पैरों को पकड़ लिया और रोहित ने बेडशीट को खोल दिया। देवजीत ने उसे बेड पर बैठाया और डांटने लगा, तुमने ऐसा कदम उठाने का सोचा भी कैसे? क्या कल का आया वो 2 टके का लड़का तुम्हारे लिए सब कुछ हो गया और हम कुछ नहीं रहे? देवांशी बेहिसाब रो रही थी। उसके माँ बाबा उसके पास आए और ढांढस बंधाने लगे और समझाने लगे कि दोबारा ये सब ना करे। देवांशी बोली, मेरी लाइफ तो खराब हो गई पापा, अब कौन करेगा मुझसे शादी? रोहित ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं करूँगा तुमसे शादी। तुम्हें लगता है कि उस सूर्या ने तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम बेकार हो गई? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित ने देवांशी के रूम के दरवाजे पर खड़े उसके कुछ रिलेटिव्स के साथ खड़े अपने पेरेंट्स को देखा और बोला, आपको कोई शिकायत है इस रिश्ते से? उन्होंने भी कह दिया कि उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है। रोहित ने देवांशी के पेरेंट्स की तरफ मुंह घुमाया तो उन्होंने भी खुशी खुशी अपनी रजामंदी दे दी। रोहित ने देवजीत की तरफ देखा, जो निशब्द था, और बोला, तुझे कोई परेशानी है? देवजीत बोला, अगर देवांशी को कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी नहीं है। देवांशी थोड़ी देर तक चुप रही। रोहित को वो पहले से जानती थी और वो अच्छा लड़का भी है, पर सब कुछ अचानक से हो गया और आगे पता नहीं अब क्या होगा। वो अपने पेरेंट्स को और परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने भी हाँ कह दिया। करती भी क्या, सूर्या जैसे धोखेबाज का इंतजार करके। देवांशी और रोहित को उस सजे हुए मंडप में लाया गया और 7 फेरे लेकर देवांशी और रोहित शादी के बंधन में बंध गए।
उसके बाद सभी रेस्ट करने चले गए। देवांशी अभी भी अपने रूम में सिसक रही थी। आज एकदम से उसकी लाइफ बदल गई थी। पहले धोखा, फिर शादी हो गई। देवजीत अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वो उसे इस तरह रोते नहीं देख सकता था, इसलिए कुछ देर तक खामोशी की चादर ओढ़कर देवांशी को उसके रूम के दरवाजे पर खड़े होकर देखता रहा। फिर अपने रूम में जाकर लेट गया। अपनी लाडली बहन के आंसू उसे दर्द दे रहे थे। बहुत कंट्रोल किया उसने, पर उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसे देवांशी के सुसाइड करने के कदम ने बहुत ज़्यादा दर्द दिया था, इतना कि वो डर गया था कि कहीं दोबारा वो कुछ ऐसा करने का ना सोच ले। उसने खुद से प्रॉमिस किया कि सूर्या को उसकी इस गलती की सज़ा वो पक्का देगा। रोहित जानता था कि देवजीत अपनी बहन के लिए बहुत परेशान हो रहा होगा। वो उसके रूम में चला आया। उसे आता देख देवजीत ने अपने आंसू पोंछ लिए। देवजीत उसे देखकर बोला, देवांशी कैसी है? रोहित बोला, सो गई है। रोहित आगे बोला, अंकल और आंटी भी अपने रूम में चले गए हैं। ये जो कुछ भी हुआ है, नहीं होना चाहिए था, पर अब तू ये मामला यहीं ख़त्म कर दे, ज़्यादा तूल मत देना। देवजीत ने गुस्से से उसे देखा तो रोहित बोला, तो मेरी बात समझ। देवजीत बोला, क्या समझूं? यही कि तूल ना दूं। वो कमीना शादी वाले दिन मेरी बहन को इस तरह छोड़कर भाग गया और तू कहता है कि मैं तूल ना दूं। मेरी बहन का दिल तोड़ा है उसने, वो पसंद करने लगी थी उसे। रोहित बोला, क्यों खुद को दर्द दे रहा है? देवजीत बोला, क्योंकि ये दर्द उसने दिया है मुझे। मैंने अपनी बहन को बस खो ही दिया था। आज तूने मेरी बहन का इस वक्त पर हाथ थामकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान कर दिया है। मेरी बहन का ख्याल रखना रोहित। उस सूर्या के साथ आगे वही होगा जो होना चाहिए। आई विल नॉट लीव हिम। सूर्या की बहन धारा कुछ छिपा रही है, लेकिन कब तक ऐसा कर सकेगी? अगर सूर्या मेरे हाथ नहीं लगा तो मैं धारा की जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। एक बार वो लड़का मेरे हाथ आ जाए तो जान से मार दूंगा उसे। देवजीत सिंह राणा धोखेबाजों को कभी माफ़ नहीं कर सकता। रोहित को मालूम था कि देवजीत इतनी जल्दी किसी को माफ़ नहीं करता है, और यहाँ तो उसने ऑलमोस्ट अपनी बहन को खो ही दिया था, तो अभी वो चुप नहीं बैठेगा। देवजीत बोला, जाकर रेस्ट कर ले, रात बहुत हो चुकी है। रोहित उठकर चला गया। उसके जाने के बाद देवजीत सोचने लगा कि आखिर वो सूर्या जा किधर सकता है। उसने जयपुर के ही इंस्पेक्टर को कॉल की और कहा, अपने एक सिपाही को सूर्या के घर के बाहर सादा कपड़ों में तैनात करने का ऑर्डर दे दो। मुझे पूरा भरोसा है कि वो लड़का सूर्या गायब नहीं हुआ है बल्कि भागा है। वो ज़रूर अपने घर वालों से या अपनी बहन से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इंस्पेक्टर रोशन और कुछ सिपाही जैसलमेर से अपनी एसीपी सर की बहन की मैरिज अटेंड करने आए थे, लेकिन उन्हें जब पता चला कि दूल्हा ही भाग गया है तो वो रास्ते से ही वापस लौट गए। लेकिन इंस्पेक्टर रोशन जयपुर पहुंच गया, क्योंकि उसे लग रहा था कि किसी भी काम में सर को उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वो जानता था कि उस भागने वाले दूल्हे की शामत आ रही है, क्योंकि उसने एसीपी देवजीत सिंह राणा को पर्सनल तौर पर चोट पहुंचाई है, तो उसकी तो अब ऐसी तैसी होकर रहेगी। सूर्या के घर पर मौजूद गेस्ट तो जा चुके थे, और जो कुछ करीबी रिश्तेदार थे सो गए थे। धारा अपने माँ बाबा को टेंशन में देखकर दुखी थी। उसने अपने पास बैठी नींद की झपकी ले रही सिम्मी को जगाया और बोली, सिम्मू, मैं माँ बाबा को सब कुछ बताने जा रही हूँ। मैं उन्हें ऐसे परेशान नहीं देख पा रही हूँ। सिम्मी बोली, नहीं, सूर्या ने मना किया है, पहले काम खत्म हो जाने दे। एक तो हम ऑलरेडी फंस गए हैं, क्योंकि हमको तो मालूम ही नहीं था कि देवांशी उस एसीपी देवजीत की बहन है। वो कितना गुस्से में दिख रहा था, बट हाँ, फिर भी हैंडसम लग रहा था। सच में बड़ा ही जहर है। धारा ने उसकी बात पर मुंह बनाया और बोली, हर जगह तेरी बिना मतलब की आशिकी घुस जाती है। ये बोलकर धारा उठ गई और बोली, मैं जा रही हूँ अपने पेरेंट्स के पास सब सच बोलने। सिम्मी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, अभी नहीं, पहले सूर्या की तरफ से कंफर्मेशन हो जाने दे, तब बता देना, वरना तू यहाँ अंकल आंटी को बताएगी और वो तभी के तभी देवांशी के घर वालों को कॉल करेंगे। फिर एसीपी से यह बात छुपी न रह जाएगी और वो हम सभी का शूट आउट एट जयपुर कर देगा। पर करते हुए कितना खूबसूरत लगेगा ना। धारा ने उसको घूर कर देखा और बोली, तेरा कुछ नहीं हो सकता, अपने मरने से ज़्यादा तुझे आशिकी की पड़ी है। धारा हताश होकर काउच पर बैठकर देवजीत को याद करने लगी कि वो कितना ज़्यादा परेशान था। पता नहीं क्या क्या फेस करना पड़ा होगा उसे, देवांशी को और उसकी फैमिली को। हमने भी इस सिचुएशन को फेस किया है, लेकिन आज के टाइम में भी ऐसी सिचुएशन में लड़कियों के लिए ज़्यादा तकलीफ होती है। यही सोचकर धारा सिम्मी से बोली, सिम्मू, देवांशी को कैसा फील हो रहा होगा? मुझे उसके लिए बैड फील हो रहा है।
मैं कॉल करके बात करूं क्या उससे? सिमी बोली। बहुत लेट हो गया है और अभी वो बात भी नहीं करेगी तेरे से। कुछ टाइम बाद जब सब ठीक हो जाएगा तब उसकी फैमिली से बात कर लेना। धारा ने एक डीप ब्रीथ ली और बोली, मुझे उम्मीद है कि वो लोग हमारी मजबूरी को समझेंगे और हमें माफ़ कर देंगे। दूसरी सुबह इंस्पेक्टर रोशन देवजीत के घर पहुंचा और देवजीत से मिला और बोला, हमें कल ही सब पता चल गया था सर। बस मैं इसलिए यहाँ आ गया कि आपको मेरी कब ज़रूरत पड़ जाए। देवजीत बोला, तुम अब यहाँ पहुँचे हो? इंस्पेक्टर रोशन बोला, नो सर, मैं कल ही आ गया था पर रास्ते में कार खराब हो जाने की वजह से लेट हो गया तो मैंने फिर होटल में स्टे कर लिया था। विदाई की रस्म से पहले देवजीत देवांशी से मिलने आया तो वो उसे देखकर रो पड़ी और बोली, भैया आप उस सूर्या को माफ़ नहीं करना। कल हमें उसकी वजह से जो फेस करना पड़ा है उसे भी वही पेन देना। मेरा दिल और भरोसा दोनों तोड़ा है उसने। उसकी गलती का खामियाजा भुगतना ही होगा। मैंने पहले ही पूछा था उससे कि वो इस शादी से खुश तो है ना, और इस 1 महीने में भी काफ़ी टाइम पूछा बट उसने कभी कुछ नहीं बताया। आप उसे रियलाइज़ करवाना कि एक लड़की की रिस्पेक्ट और उसके दिल से खेलना कोई मजाक नहीं है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी और आप भी कभी माफ़ नहीं करोगे। प्रॉमिस करो भैया कि आप उसे इतने आसानी से नहीं जाने दोगे और उसकी फैमिली को भी माफ़ नहीं करोगे, क्योंकि उन लोगों ने भी हमारे साथ चीट किया है। उन्होंने हमसे सच छुपाया है। देवजीत ने उसको प्रॉमिस किया कि वो सूर्या को और उसकी फैमिली को कभी माफ़ नहीं करेगा, लेकिन उसने भी देवांशी से प्रॉमिस लिया कि वो अब सब कुछ भूलकर रोहित के साथ अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करेगी। देवांशी के विदा होने के बाद देवजीत घर के अंदर आया कि तुरंत ही उसे उस सिपाही की कॉल आई जिसे रात को धारा के घर के बाहर तैनात किया गया था। वो सिपाही बोला, सर, मैंने सूर्या की बहन और उसकी फ्रेंड को छुपकर बाहर जाते देखा है। देवजीत बदला लेने के लिए मचल उठा। उसने सिपाही से कहा, उन दोनों का पीछा करो और अपनी लोकेशन मुझे सेंड करो, मैं वहीं आ रहा हूँ। कॉल काटकर देवजीत घर से बाहर चला गया। वो अपनी कार में बैठ रहा था कि इंस्पेक्टर रोशन वहां आया और बोला, कहाँ जा रहे हैं सर आप? देवजीत बोला, मुझे कुछ काम है, मैं आ रहा हूँ कुछ देर में। इंस्पेक्टर रोशन बोला, नहीं सर, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। प्लीज़ मुझे भी साथ ले चलिए। देवजीत ने उसे साथ चलने की परमिशन दे दी। दोनों सिपाही की भेजी गई लोकेशन की तरफ चल पड़े। आधे घंटे बाद दोनों एक वीरान सी जगह पर स्थित घर के बाहर आए। वहां एक तरफ छिपकर खड़े सिपाही ने उन्हें देखा तो सामने आ गया, सर, इसी घर में घुसी हैं वो लड़कियां। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो वो लड़का भी यही है और उनके साथ एक लड़की भी है। देवजीत ने अपने जबड़े कस लिए। वो उस घर की तरफ चला ही था कि घर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। यह देखकर वो लोग एक तरफ पेड़ों की आड़ में आ गए कि उन्हें देखकर कहीं सभी भाग न जाएं। सूर्या, धारा, सिमी और एक लड़की उस घर से बाहर निकलकर सड़क पर आए। धारा बोली, कल जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तुम सब कुछ भूलकर मूव ऑन करो और देवांशी के बारे में ज़्यादा मत सोचो। जब यह बात थोड़ी पुरानी हो जाएगी तो हम कैसे भी करके देवांशी के घर वालों को कन्विंस कर लेंगे कि यह सब खुद ब खुद ही होता चला गया और हम एक अच्छा सा लड़का ढूंढने में उनकी फैमिली की हेल्प भी करेंगे। देवजीत को धारा पर बेहद गुस्सा आ रहा था कि कल इस लड़की ने उससे झूठ बोला। अगर ये सच बता देती तो आज वक्त कुछ और होता। सूर्या बोला, थैंक यू धारा, तुम मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट हो। अगर कल तुम मेरी मदद नहीं करती तो मैं घर से भागने की कभी सोच भी नहीं सकता था और चुपचाप देवांशी से शादी कर लेता। धारा बोली, मेरे लिए तुम्हारी खुशी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम देवांशी के साथ कभी खुश नहीं रह पाते, इसलिए ये डिसीजन लिया। माँ बाबा की टेंशन तो मत लो, मैं उनको भी समझा दूंगी। सिम्मी बोली, शादी की खूब खूब बधाई सूर्या और प्रीत। धारा, तेरे जुड़वा भाई की शादी तो हो गई, तू कब करेगी? देवजीत उन सभी को खुश होते देखकर भड़क उठा, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो उसे धारा पर था कि इसने सूर्या को समझाने की जगह उकसाकर शादी से ही भगा डाला। वो उन सभी की नजरों के सामने आ गया और बोला, मेरी बहन की जिंदगी में जहर घोलकर तुम सभी यहाँ जश्न मना रहे हो? उन सभी ने मुड़कर देवजीत को देखा तो बहुत डर गए। देवजीत गुस्से में सूर्या की तरफ बढ़ा कि धारा उसके सामने आ गई और बोली, देवजीत प्लीज, आप एक बार मेरी बात सुन लीजिए। देवजीत ने उसे घूरा और बोला, जितना मुझे सुनना और देखना था मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसने धारा की कोहनी पकड़कर उसे एक तरफ कर दिया और सूर्या को फेस
के फेस पर एक जोरदार पंच मार दिया जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी ये हालत देखकर प्रीत, धारा और सिमी उसको बचाने के लिए आगे बढ़ी और देवजीत राणा चीखा, अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलोगी तुम तीनों, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम लड़कियां हो। उसकी चेतावनी सुनकर तीनों पीछे हट गईं। सिपाही ने उनको एक तरफ कर दिया ताकि सूर्या को बचाने के लिए वो उनके पास न जाएं। देवजीत नीचे सड़क पर पड़े सूर्या के पास बैठ गया और उसके फेस पर लगातार पंच मारने लगा। कमीने, वहां मेरी बहन को छोड़कर तूने यहाँ शादी कर ली। एक बार भी नहीं सोचा कि क्या गुजरेगी उस पर। तुझे क्या लगा कि वो तेरे बिना मर जाएगी? तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बहन की फीलिंग्स के साथ खेलेगा और मैं तुझे यूं ही जाने दूंगा? सूर्या उससे खुद को बचाव करने की कोशिश कर रहा था पर सब वेस्ट था। यह देखकर प्रीत और सिम्मी ने तो अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन धारा ने इंस्पेक्टर रोशन की तरफ देखा और बोली, प्लीज आप तो कुछ कीजिए वरना आपके सर मेरे भाई की जान ले लेंगे। इंस्पेक्टर रोशन की आंखों में सूर्या के लिए कोई हमदर्दी नहीं थी। उसके कर्मों का फल तो उसे भोगना ही था। सूर्या के नाक और मुंह से ब्लड आने लगा। उसकी ये हालत देखकर लड़कियां घबरा गईं। वो देवजीत से सूर्या को छोड़ देने की रिक्वेस्ट करने लगी, पर उस पर सब कुछ बेअसर था। इंस्पेक्टर रोशन ने आगे आकर बेकाबू होते देवजीत को सूर्या से अलग किया। इंस्पेक्टर रोशन बोला, बस कीजिए सर, क्यों इसे मारकर आप अपने हाथ गंदे करना चाहते हैं? ये आपकी मार ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। देवजीत ने गुस्से से पहले सूर्या को देखा, फिर तीनों लड़कियों पर गरजा, कल जो भी हुआ उसमें तुम भी शामिल थी, इसलिए हर किसी को सजा मिलेगी। और धारा, तुम्हें तो मैं सबसे ज़्यादा सजा दूंगा। मेरे पूछने पर भी तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। देवजीत सिंह राणा सब बर्दाश्त कर सकता है लेकिन धोखा नहीं। उसने अपनी पैंट की पॉकेट से लाइसेंसी गन निकालकर सूर्या के सिर पर रख दी। यह देखकर सभी की हालत खराब हो गई। इंस्पेक्टर रोशन बोला, सर ये आप क्या कर रहे हैं? देवजीत बोला, इसे इसके किए की सजा दे रहा हूँ। इंस्पेक्टर रोशन ने देवजीत को पकड़कर जबरदस्ती वहां से थोड़ा दूर किया और उसके हाथ से गन ले ली और बोला, पागल हो गए आप? इसे सजा देने के लिए आप अपने हाथ इसके खून से रंगना चाहते हैं? ऐसे नहीं होता है सर। धारा और प्रीत तेजी से सूर्या के पास जाकर बैठी और उसकी हालत पर रोने लगी। प्रीत अपने दुपट्टे से उसके घाव से रिसते हुए खून को साफ करने लगी। सिम्मी तो अपनी जगह पर खड़ी सूखे पत्ते जैसी कांप रही थी। उसकी तो घिघी बंधी हुई थी। बोलना तो दूर, उसकी तो अपनी जगह से हिलने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने अपनी रोनी सूरत बना रखी थी और मन में सोच रही थी, कितना हैंडसम है, बट है बड़ा जालिम। पर फिर भी जो भी है, पर क्यूट लग रहा है। इधर देवजीत गुस्से में इंस्पेक्टर रोशन से बोला, तो क्या ऐसे ही जाने दूं इसे? मैं इसे आसानी से माफ नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर रोशन बोला, और भी बहुत तरीके हैं इसकी सजा के लिए, पर शूट मत कीजिए सर। इसकी बात सुनकर उसकी बात सुनकर देवजीत शांत हुआ और कुछ सोचकर सिपाही की ओर देखा और बोला, यहाँ जयपुर में बहुत सारे मर्डर केस चल रहे होंगे और उनके हत्यारोपी पकड़ से बाहर होंगे। उन्हीं में से किसी केस में हत्यारोपी बना दो। जब जिंदगी भर जेल में सड़ेगा तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। सभी ने अचंभे से उसे देखा। सिपाही सहमा सा बोला, लेकिन सर। देवजीत गुस्से में चीखा, जो कहा है वो करो। सिपाही ने इंस्पेक्टर रोशन की ओर देखा तो वो बोला, सर जो कह रहे हैं फिलहाल वही करो। इंस्पेक्टर रोशन जानता था कि इस वक्त देवजीत बहुत गुस्से में है और इस वक्त उसकी किसी भी बात का विरोध उसके गुस्से को ज्वालामुखी में बदल देगा। उसे रोहित ने पिछली रात देवांशी के बारे में बता दिया था और उसे मालूम हुआ था कि देवजीत देवांशी की को बहन कम बेटी ज़्यादा मानता था, तो उसका यह रिएक्शन बिल्कुल जायज़ था। सिपाही सूर्या को पकड़कर ले जाने लगा कि धारा तेजी से उठकर देवजीत के सामने हाथ जोड़ने लगी और बोली, प्लीज ऐसा मत करो, ये गलत है। मेरे भाई के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते। देवजीत बोला, और तुम लोगों ने जो किया वो सही था। सूर्या तुम्हारा भाई है तो देवांशी मेरी बहन नहीं थी। धारा बोली, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। देवांशी इस शादी से कभी खुश नहीं रहती, हम मजबूर थे। सूर्या और प्रीत एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन किसी गलत फहमी की वजह से दोनों दूर हो गए और प्रीत के पेरेंट्स भी इनकी शादी के विरोधी थे। प्रीत सब कुछ छोड़कर यहाँ आ गई तो कल दोनों की गलतफहमी दूर हो गई। सूर्या अभी भी इससे प्यार करता है, तो बस इसीलिए मैंने शादी से पहले सूर्या को भगा दिया, क्योंकि वो भी देवांशी की तरह इस शादी से खुश नहीं रह पाता। इस फैसले में देवांशी की भी खुशी छिपी है। धारा की बात सुनकर देवजीत तिलमिला गया। उसने धारा को अपने करीब खींच लिया। जस्ट शट अप। मेरी देवांशी के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। सच तो ये है कि तुम इस सूर्या से ज्यादा बड़ी मुजरिम हो मेरी नजरों में। तुमने ही इसकी हिम्मत बढ़ाई और अभी भी बचा रही हो। क्यों इस 1 महीने में इसने कभी भी कुछ नहीं बताया अपने पास्ट के बारे में?
मेरी बहन कोई खिलौना नहीं है। तुम में से किसी ने मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा, तो अब मैं भी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। इस साले का दिमाग ठिकाने नहीं लगाया तो मेरा नाम भी देवजीत सिंह राणा नहीं। देवजीत वहां से जाने लगा, लेकिन धारा उसके सामने फिर से खड़ी हो गई। प्लीज देवजीत, प्लीज ऐसा मत करो। देवजीत ने उसे अपने रास्ते से हटाने के लिए एक तरफ किया, लेकिन धारा पैर मुड़ने की वजह से लड़खड़ाकर गिर पड़ी। धारा को गिरता देखकर सूर्या को लगा कि देवजीत ने उसे धक्का दिया है। उसको बहुत गुस्सा आया और उसने सिपाही को धक्का देकर खुद से दूर किया और भागकर धारा के नजदीक आ गया और उसे संभाल कर खड़ा किया। वो आगे की तरफ चल पड़े, देवजीत के पास आया और उसे एक पंच मार दिया। देवजीत ने गुस्से से उसे मारने को हाथ उठाया, लेकिन सूर्या की बातें सुनकर रुक गया। सूर्या चीख रहा था, तुम्हें जो भी सजा देनी है या दुश्मनी निकालनी है मुझसे निकालो, लेकिन मेरी बहन को टच भी नहीं करना। धारा सूर्या को डांटने लगी कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना बात और बिगड़ जाएगी। देवजीत ने उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे इंस्पेक्टर रोशन को रोक दिया और जोर से हंसने लगा। उसे इस तरह हंसते देखकर सभी के दिल में तेजी से धड़क रहे थे। धारा डरकर सूर्या के पीछे खड़ी हो गई। देवजीत सूर्या के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, अले ले ले, बाबू को गुस्सा आ गया कि उसकी बहन को चोट लगी। सूर्या ने कुछ नहीं बोला तो देवजीत तैश में आकर बोला, अपनी बहन के लिए तो बहुत तकलीफ हो रही है, लेकिन मेरी बहन के बारे में नहीं सोचा। सूर्या बोला, हाँ गलती हो गई मुझसे, लेकिन जानबूझकर नहीं किया। देवजीत के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने सूर्या के पीछे खड़ी धारा को देखा और बोला, सूर्या तो बहुत प्यार करता है तुमसे। इसी प्यार को देखकर मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ी रियायत कर दूं इसके लिए। देवजीत धारा को एक तरफ ले आया जिधर कोई उनकी बातें ना सुन सके। वो धारा से बोला, सूर्या की तुम्हारे लिए पॉजिटिवनेस देखकर मैं बहुत खुश हूँ। अब तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला ये कि सूर्या को मैं जेल ले जाकर जाऊं और किसी भी गुनाह में जेल में डालकर सड़ने के लिए छोड़ दूं। दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम मुझसे आज ही शादी करोगी। इस रिश्ते में तुम्हारी कैद तुम्हारे भाई की रिहाई की कीमत है। अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं इसे किस तरह कानूनी प्रणाली में फंसाकर तबाह करूंगा तुम सोच भी नहीं सकोगी। मुझे इसे दर्द देना है और वो दर्द इसे तभी मिलेगा जब वो तुमको मेरे साथ देखेगा। धारा रोती हुई उसको ताज्जुब से देख रही थी और बोली, तुम गलत कर रहे हो। देवजीत के फेस पर एक बेरहम हंसी आ गई। वो बोला, जानता हूँ, लेकिन इसके और तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ी सजा है। मेरी बहन के गुनहगारों को सजा मिलेगी और जरूर मिलेगी। मैं जैसलमेर जा रहा हूँ। वहाँ शाम को 6 बजे शहर के बड़े वाले माता मंदिर पहुँच जाना, और अगर तुम वहाँ नहीं आई तो यहाँ तुम्हारे इस भाई को पुलिस वाले उठाकर ले जाएंगे। जिस प्रकार मैं अपनी बहन को देखकर तड़पा हूँ उसी प्रकार इसे भी तड़पाऊंगा और जिंदगी भर तड़पाऊंगा। देवजीत वापस लौटा और सिपाही इंस्पेक्टर कौशल को साथ ले गए। धारा बस रोए जा रही थी। सूर्या धारा से पूछ रहा था कि देवजीत उससे क्या बोलकर गया है, पर धारा कुछ नहीं बोल रही थी। सिपाही को वापस लौटाने के बाद देवजीत ने वहां के इंस्पेक्टर को कॉल करके बोल दिया कि वो इस मैटर में खुद डील करना चाहता है, तो कोई भी लीगल एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उन्होंने जो अब तक सहयोग दिया है उसके लिए थैंक यू। उसके लेफ्ट साइड बैठे गाड़ी ड्राइव कर रहे इंस्पेक्टर कौशल को अपनी एसीपी सर का सूर्या को आसानी से माफ कर देना बहुत आश्चर्यजनक लग रहा था। उसका मोबाइल पॉकेट में रखने के बाद देवजीत ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। कौशल लड़खड़ाती हुई जुबान से बोला, सर क्या बोला आपने डॉक्टर धारा से कि वो जोर से रोने लगी और आपने ये मामला ही खत्म करवा दिया पुलिस से। उसकी बात सुनकर देवजीत को धारा का रोना याद आ गया तो मन खट्टा सा हो गया। उसने विंडो से तुरंत सिगरेट फेंक दी। वो अपनी बहन के साथ किए गए उन लोगों के किए गए धोखे से बहुत ज्यादा आहत था, पर दिल के किसी कोने में वो सूर्या से ज्यादा धारा के किए धोखे से आहत था, क्योंकि उसने एक लड़की होकर भी सूर्या का साथ दिया और किसी दूसरी लड़की के बारे में नहीं सोचा। इसके अलावा पहली कोई लड़की उसे पसंद आई थी, वो उसके दिल के करीब आने लगी थी। कहीं कुछ था जो धारा की तरफ खींचता था उसे। पर देवजीत के दिल में धारा के इस कदम से कुछ टूट सा गया था, क्योंकि उसे ना जाने क्यों उस पर 3 ही मुलाकातों पर एतबार हो गया था कि वो उसे चीट नहीं करेगी। पर धारा ने उसे गलत साबित कर दिया और उसके झूठ बोलने की वजह से वो बहुत ज्यादा आहत था। अब वो सूर्या को उसकी गलती की सजा का स्वाद चखाना चाहता था कि जब एक बहन को कोई भाई इतना बेबस और सुसाइड करने की कोशिश करते हुए देखता है तो उस पर क्या गुजरती है। ऐसा करके वो धारा को भी अपना भरोसा तोड़ने की सजा देना चाहता था। पर धारा के गुनहगार होने के बाद भी धारा के आंसू देवजीत को अच्छे नहीं लग रहे थे। इंस्पेक्टर रोशन बोला, देखिए बोलिए ना सर, क्या कहा है आपने डॉक्टर धारा को। इंस्पेक्टर रोशन के बोलने पर देवजीत अपनी सोच से बाहर आया। देवजीत बोला, शाम तक सब पता चल जाएगा तुम्हें। रोशन झिझक कर बोला, सर मैं ये नहीं कहता कि उन लोगों की गलती छोटी है, पर फिलहाल सूर्या की भी शादी हो गई है और अपनी देवांशी की भी। बात यहीं खत्म करते हैं ना। देवजीत गुस्सा में बोला, नहीं रोशन, बात मेरी बहन के टूटे दिल की है और मेरे पेरेंट्स के स्वाभिमान को चोट पहुंचाई गई है। मैं उन्हें नहीं छोड़ने वाला। उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। रोशन बोला, बट सर कुछ मत बोलो रोशन, तुम जानते ही हो क्या हो। मैंने लोगों को कैसी कैसी बातें सुनी, मेरी फैमिली के बारे में
मैं ही जानता हूँ। देवांशी ने तो सुसाइड तक अटेम्प्ट कर लिया था। अगर जरा सी भी देरी हो जाती तो मैं उसे खो चुका होता। मैं उन दोनों भाई बहन को सबक सिखाए बिना चैन से नहीं बैठूंगा। घर आ चुका था। देवजीत गाड़ी से निकलकर नाराज होता हुआ अंदर आ गया, लेकिन रोशन देवांशी के सुसाइड अटेम्प्ट की बात सुनकर हतप्रभ था। उसको समझ आ गया था कि क्यों इतना ज़्यादा गुस्से में है सर। उसके पेरेंट्स ने उसे पूछा कि सूर्या का कुछ मालूम हुआ। देवजीत ने उन्हें बता दिया कि वो किसी और लड़की से प्यार करता था, बट मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। कमाल की बात ये रही कि शादी वाले रोज ही उनकी आपस में सुलह हो गई और दोनों ने भागकर शादी कर ली। उनके इस बहादुरी भरे करतब में सूर्या की बहन धारा और उनके दोस्त ने भी साथ दिया। देवजीत के पापा ने गुस्से से सूर्या के पापा को कॉल करने के लिए अपना मोबाइल उठाया तो देवजीत ने उनको रोक दिया और बोला, इस सब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनको भी नहीं पता था। मैं अपने आप देख लूँगा सब। इन लोगों को क्या सज़ा देनी है वो मैं तय कर चुका हूँ। देवजीत ने कॉल पर रोहित और देवांशी से बात की। देवांशी तो जैसे उस धोखे को भूलना ही नहीं चाहती थी। देवजीत ने उसे सब कुछ भूल कर आगे बढ़ने को कहा। देवांशी बोली, मैं कोशिश करूंगी, लेकिन आप भी अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना। उस सूर्या को उसके किए की सज़ा देकर रहेंगे और उन लोगों को कभी भी माफ़ नहीं करना है जिन्होंने उसका मजाक बनाकर रख दिया और पूरी दुनिया के सामने। देवजीत बोला, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं अपना वादा निभाता हूँ। अपने भैया पर एतबार रखो और नए सिरे से आगे बढ़ो। फिर देवजीत अपना बैग पैक किया और रोशन के साथ वापस जैसलमेर के लिए निकल गया। धारा भी अपने घर लौटी और बैग पैक कर सिम्मी के साथ जैसलमेर के लिए निकल गई। उसने को भी देवजीत की कही बात के बारे में कुछ नहीं बोला और देवजीत की बात मानने की ठान ली, क्योंकि उसे भी पता था कि भले ही उसकी मजबूरी थी, बट गलत तो गलत ही है। पर अगर उसको पता होता कि देवजीत देवांशी का भाई है तो वो जरूर उससे बात करती। बाय प्लेन देवजीत और धारा जैसलमेर आ गए थे। देवजीत शाम को 6 बजे से पहले रोशन के गाड़ी में आकर बैठ गया और रोशन ने गाड़ी स्टार्ट कर दी। उसने देवराज से पूछा, कहाँ चलना है सर? तो देवराज ने रोशन से कहा, माता रानी के बड़े वाले मंदिर चलो। ये सुनकर रोशन को हैरानी हुई। उसने गाड़ी चलाते हुए ही हैरानी से पूछा, वहाँ क्यों सर? देवजीत ठंडे लहजे में बोला, आज मेरी शादी है। रोशन ने अचानक से गाड़ी को ब्रेक लगा दिया। उसका मुंह फटा का फटा रह गया। वो अचंभे से बोला, क्या कहा आपने? आपकी शादी? लेकिन किससे? और आपकी फैमिली को पता भी नहीं है या नहीं? उसके सवालों की बौछार को देवजीत ने एक मुस्कान से धराशायी कर दिया और बोला, मुझे भी तो सुबह ही पता चला। रोशन आंखों को सिकोड़ कर उसको देखने लगा। देवजीत बोला, तुमने पूछा था ना कि मैं क्या कह रहा था धारा से? रोशन बोला, जी। देवजीत बोला, यही कह रहा था कि या तो वो मुझसे आज शादी करेगी या फिर मैं उसे अपनी पावर दिखाऊंगा और वो जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। रोशन हतप्रभ हो गया और बोला, आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं? देवजीत इस बार गुस्सा नहीं हुआ और बोला, तुम्हें जो समझना है समझ लो, मैं बस उसकी गलती की सजा दे रहा हूँ उसे। रोशन बोला, आपको लगता है कि वो आपकी बात मानेगी? देवजीत बोला, ये उसकी सिरदर्दी है, मेरी नहीं। कुछ समय बाद दोनों माता रानी के बड़े मंदिर पहुंचे। शाम से रात होने को आई थी, लेकिन धारा का कोई पता नहीं था। रोशन बोला, सर रात के 8 बज गए हैं, मुझे लगता नहीं कि वो आएगी। देवजीत ने अपनी वॉच देखी। कुछ देर और देखते ही देखते 8:30 बज गए। देवजीत नाराज होकर उठ खड़ा हुआ और बोला, लगता है मुझे उस सूर्या को। बोलते हुए देवजीत की नज़र मंदिर के एक तरफ गई, जिधर से धारा और सिम्मी आती दिखाई दी। सिम्मी धारा से बोली, एक बार फिर सोच ले धारा, तेरी फैमिली को पता चला तो वो तुझसे रिश्ता भी तोड़ सकते हैं। धारा बोली, हाँ, पर अगर मैंने ये शादी नहीं की तो एसीपी देवजीत मेरी पूरी फैमिली पर अपना गुस्सा निकालेंगे। तो बेटर ऑप्शन यही है कि मैं अकेले ही उसका गुस्सा झेल लूँ। तुझे तो पता है ना कि सिचुएशन ही ऐसी हो गई थी कि सूर्या की शादी प्रीत से करवानी पड़ी। मैं खुद को माता रानी के हवाले कर रही हूँ, वो जो चाहेंगी वही होगा। और फिर मैं भी कोई कमज़ोर नहीं। धारा को देखकर देवजीत ने उससे कोई सवाल जवाब नहीं किया। धारा और सिम्मी मंदिर के अंदर आ गईं। पंडित जी से कहकर देवजीत ने शादी की तैयारी करवा दी थी। धारा जीन्स टॉप में ही वहां आई थी। देवजीत ने धारा को एक नज़र देखा, फिर पंडित जी से शादी की रस्में शुरू करने के लिए बोला। पंडित ने उन दोनों को बैठने का इशारा किया और शादी की रस्में शुरू कर दी। सिमी और रोशन चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि वो बोल भी क्या बोलकर कर भी क्या लेते। वो सोच रहे थे कि क्या इनकी कहानी का जो आगाज हुआ है वही अंजाम भी होगा या कुछ बदल सकेगा। दोनों की शादी संपन्न हो गई तो धारा उठकर सिमी के पास आकर खड़ी हो गई। इस समय दोनों के दिल में इस शादी के लिए कोई भाव नहीं थे। देवजीत रोशन के साथ एक तरफ खड़ा था, लेकिन उसकी नज़रें कुछ दूर खड़ी धारा पर ही थी, जो इस वक्त सिमी के साथ कुछ दूर खड़ी बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर उसकी तकलीफ एकदम साफ नजर आ रही थी। सिम्मी बोली, धारा ये बहुत गलत हुआ है। धारा बोली, देवांशी के साथ भी तो गलत हुआ है, तो उसके भाई ने भी मेरे साथ गलत कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। सिम्मी बोली, नहीं, तूने सूर्या का साथ किस मजबूरी में दिया था, वो वजह उसे पता ही नहीं।
अगर तू देवजीत को पूरा सच बता देती तो शायद आज तेरे साथ ये नहीं हुआ होता। तूने जो फैसला लिया था उसमें जितनी खुशी सूर्या की छुपी थी उतनी ही कहीं न कहीं देवांशी की भी थी। तेरी जगह देवजीत होता तो वो भी यही फैसला लेता। धारा बोली, सिम्मी अब इस मामले में मुझे कोई बात नहीं करनी है। जो होना था वो हो चुका है और अब कुछ भी नहीं बदलेगा। देवजीत को बदला लेना था और वो ले चुका है। सिम्मी बोली, एंड व्हाट अबाउट योर पेरेंट्स एंड ब्रदर? जब उन्हें पता चलेगा कि तूने शादी कर ली है और वो भी देवजीत से, तो उन पर क्या बीतेगी? धारा बोली, तो क्या करूं? मुझे जो सही लगा मैंने किया। मैं नहीं जानती कि मैं सही हूं या गलत, लेकिन अगर मैं ये शादी नहीं करती तो देवजीत मेरी फैमिली को परेशान करता और सूर्या जेल में होता। मेरे इरादे भले ही गलत नहीं थे, लेकिन फिर भी देवांशी की इंसल्ट हुई ना, उसे वो दर्द सहन करना पड़ा, तो बस यह उसी का नतीजा है। सिम्मी टेंशन में बोली, ये तुझे टॉर्चर करेगा, बहुत नाराज है तुझसे। कहीं इसने जबरदस्ती तेरे करीब आने की कोशिश की तो? धारा, मुझे बहुत डर लग रहा है। धारा सिम्मी की बात सुनकर घबरा गई। देवजीत से करीबी का जिक्र सुनते ही उसका हलक सूख गया। वो बोली, सिम्मी प्लीज स्टॉप इट, मुझे और मत डरा। एक तो मैं ऑलरेडी बहुत डरी हुई हूँ, फिर भी ऊपर से तेरी ये बातें मेरी जान ले रही हैं। मेरी जिंदगी इस तरह से बदल जाएगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सिमी ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था, लेकिन देवजीत को अपनी तरफ आता देखकर वो चुप हो गई। धारा जो चिंता में खड़ी थी उसे नहीं पता था कि वो वहां आ गया है, इसलिए जब देवजीत ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखा तो वह डर से कांप गई। उसने मुड़कर देखा तो देवजीत खड़ा था दिखा। धारा उसका हाथ अपनी कमर से हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन देवजीत की पकड़ से खुद को छुड़ा ना उसके बस की बात नहीं थी। फिर देवजीत ने उसकी यह कोशिश देखकर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसके बालों में हाथ फिराते हुए सिम्मी से बोला, सॉरी सिम्मी, बट अभी मुझे तुम्हारी इस खूबसूरत दोस्त को अपने साथ ले जाना होगा। आज शादी हुई है हमारी, तो आज की रात बेहद खास है हमारे लिए और इसे मैं यहाँ इस तरह बर्बाद नहीं करना चाहता। यह सुनकर धारा की नजरें शर्म से जमीन में धंसी जा रही थी, लेकिन साथ ही देवजीत का ये रवैया उसे दर्द दे रहा था। उसने तो देवजीत को लेकर कुछ और ही कल्पनाएं की थी, लेकिन वास्तव में सब कुछ उससे अलग था। सिम्मी ने धारा को देखा, फिर चुपचाप वहां से चली गई। धारा मन में पुकारती रह गई कि सिम्मी प्लीज मत जा, पर खुलकर यह कह नहीं सकती। देवजीत ने रोशन की ओर देखा और बोला, तो मैं तुम्हें घर तक लिफ्ट? रोशन बोला, नहीं सर, मैं खुद चला जाऊंगा, आप जाइए। रोशन ने एक ऑटो बुक करवाया और वहां से निकल गया। देवजीत ने धारा की तरफ देखा तो उसकी नजरें दूर जाती सिम्मी पर गड़ी थी। ये देखकर वो अपने चेहरे को उसके करीब लाया और कान में फुसफुसाया, चलो भी जान, मैं अब और वेट नहीं कर सकता। देवजीत ने अपनी उंगली को आहिस्ता से धारा के चेहरे को छूना शुरू कर दिया, जिससे धारा की आंखें गीली हो गईं। धारा उससे 2 कदम दूर हट गई और उसकी छुअन की वजह से बेलगाम होती धड़कनों को नियंत्रण में लाने की चेष्टा करने लगी। उसके चेहरे पर हया भरी बेचैनी और तकलीफ एक साथ देखकर देवजीत के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उसने आगे बढ़कर धारा का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया और बोला, इतनी भी बेरुखी अच्छी बात नहीं जानी, और दर्द सहने की आदत डालो, तुम्हारे लिए आसान रहेगा। धारा ने उसे दोनों हाथों से खुद से थोड़ा दूर धकेल दिया। बिहेव योरसेल्फ, बंद करो ये सब। आई नो कि तुम मुझे तंग कर रहे हो, बट प्लीज यहाँ पब्लिक प्लेस में कोई तमाशा मत करो। देवजीत ने अपने दांतों को भींचते हुए उसे देखा, फिर बिना कुछ कहे उसका हाथ पकड़कर अपने साथ लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फिर उसे आगे की सीट पर बैठाकर खुद भी ड्राइविंग सीट पर आ बैठा और अपने घर की तरफ चल दिया। गाड़ी में दोनों बिल्कुल चुपचाप बैठे थे। चंद दिनों में ही उनके बीच पनपते प्यार के फूल कब नफरत की खेती में बदल गए, किसी को पता ही नहीं चला। सफर अभी थोड़ा ही तय हुआ था कि देवजीत को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने विस्मित होकर धारा की तरफ देखा, जिसका चेहरा सफेद पड़ गया था। वो आदत अनुसार अपने निचले होठों को काटते हुए विंडो से बाहर देख रही थी। वो कुछ शर्मिंदा सी लग रही थी और अपने पेट को पकड़े बैठी थी। वो दोबारा रोड पर देखने लगा। धारा सुबह से भूखी थी। टेंशन में उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था। उसके पेट में अब भूख के मारे दर्द हो रहा था। कई बार वो अपने पेट से हाथ हटा लेती, पर फिर से दर्द होने लगता और वो असहज होकर अपने पेट को पकड़कर बैठ गई। देवजीत को महसूस हो गया कि धारा शायद भूखी है, क्योंकि देवजीत भी सुबह से भूखा था। तो उसने गाड़ी एक रेस्तरां की तरफ घुमा दी। थोड़ी समय पश्चात वहां पहुंचकर देवजीत गाड़ी से बाहर आया और धारा को कहा, नीचे उतरो, कुछ खा लो। धारा बोली, नहीं, मुझे नहीं खाना, मुझे भूख नहीं है। देवजीत गुस्सा होकर बोला, तो क्या तुम चाहती हो कि मैं रात भर तुम्हारी ये अजीब सी शक्ल देखता रहूं? कहीं भूखे रहकर मरने का इरादा तो नहीं तुम्हारा? तुम ये तो नहीं सोच रही हो कि मरने के बाद मुझसे पीछा छुड़ा सकोगी? धारा ने देवजीत की तरफ पीठ कर ली और बोली, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। देवजीत बोला, तो फिर चुपचाप नीचे उतरो, वरना मुझे तुम्हारे साथ जबरदस्ती करनी होगी। फिर मत बोलना कि पब्लिक प्लेस में तमाशा कर रहा हूँ। धारा उसकी ओर मुड़ी और बोली, मैंने बोल दिया कि मुझे नहीं खाना कुछ। तुम जबरदस्ती मेरे हस्बैंड तो बन गए हो, लेकिन खुद को मेरा मालिक मत समझना। देवजीत उसके आंसू और गुस्से से भरे चेहरे को पहली दफा देख रहा था। एक सेकंड के लिए वो कुछ बोल नहीं सका, फिर मुस्कुरा दिया
दिया और बोला, ठीक है, मालिक ना सही हस्बैंड तो हूं ना। धारा उसकी कही इस बात का मतलब समझती कि देवजीत ने उसे अपनी बाहों में लेकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। वो उसे खुद को नीचे उतारने का बोलने लगी, लेकिन वो कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दे रहा था। धारा उसे गुस्से से देखने लगी, पर उसकी इस हरकत का किस पर फर्क पड़ रहा था। रेस्तरां में मौजूद लोग उन्हें ऐसे आते देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिससे धारा नजरें भी नहीं उठा पा रही थी। उसने अपने आंसू साफ किए और गिरने के डर से बचने के लिए देवजीत के कंधे पर हाथ रख लिया। ऐसा करते वक्त उसकी 2 उंगलियां देवजीत की गर्दन को छू गईं तो उसके शरीर में तरंग सी पैदा हो गई, जिससे उसने क्षण भर के लिए अपनी आंखों को बंद कर लिया। देवजीत ने कॉर्नर साइड की एक टेबल देखी और वहां आकर धारा को जमीन पर उतार कर कान में बोला, अगर अभी और तमाशे की इच्छा हो तो मेरी किसी बात को मानने से इनकार करके दिखाओ। धारा चुपचाप चेयर पर बैठ गई। देवजीत यह देखकर अपनी जीत पर इतराता हुआ बैठ गया और डिनर ऑर्डर कर दिया। डिनर करने के बाद देवजीत ने धारा की तरफ देखा तो वो इस डर से जल्दी जल्दी उठकर खड़ी हो गई कि वो उसे फिर से बाहों में न ले ले। देवजीत उसकी इस हरकत का कारण समझ चुका था। वो उसका हाथ पकड़कर रेस्तरां से बाहर निकल गया। आधे घंटे बाद देवजीत अपने बंगले के बाहर था। वहां 2 सिपाही भी गन लेकर तैनात थे। देवजीत को देखकर उन्होंने सैल्यूट किया, लेकिन पहली दफा उनके साथ घर पर किसी लड़की को देखकर दोनों सोच में पड़ चुके थे कि ये लड़की कौन है। गले में मंगलसूत्र है और मांग में सिंदूर, ये तो शादीशुदा लग रही है। देवजीत ने धारा की परवाह नहीं की और अकेले ही घर के अंदर चला गया। देवजीत के जाने के बाद धारा वहीं खड़ी रही। उसे ऐसा खड़ा देखकर उस सरकारी बंगले के दरवाजे पर तैनात सिपाही एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि मैडम अंदर क्यों नहीं जा रही हैं। देवजीत ड्राइंग हॉल में काउच पर बैठ गया और याद करने लगा कि कैसे एक ही दिन में सब कुछ बदल गया। वो इतना तो जान चुका था कि वो शायद लड़की को पसंद करने लगा था। उसकी तरफ एक झुकाव था। उसके सीने में यह सब इस प्रकार बलि की वेदी पर स्वाहा हो जाएंगे, यह ख्याल तो उसके मन में कभी नहीं आया था। उसने आंखें बंद कर काउच के पीछे की तरफ सिर रख लिया। थोड़ी देर बाद उसने दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन धारा अंदर आती नहीं दिखी तो वो खड़ा होकर पैरों को गुस्से से जमीन पर तेजी से पटकते हुए बाहर आया। धारा आंखों में आंसू लिए अपनी जिंदगी के इस नए आयाम को स्वीकारने की कोशिश कर रही थी। देवजीत ने पहले तो उसे डांटना चाहा, लेकिन जब सिपाहियों को देखा तो अपने गुस्से पर खुद में ही जब्त कर लिया और प्यार से कहा, चलोगी भी या बाहर से ही देखती रहोगी? आओ तुम्हें पूरा बंगला दिखाता हूँ, अब तो यह तुम्हारा भी घर है। देवजीत की शांत आवाज़ सुनकर धारा शॉक्ड रह गई और उसकी ओर देखा कि ये इतने आराम से बात कैसे कर रहा है। देवजीत की बात से सिपाहियों के कान खड़े हो गए कि इन मैडम का बंगला कैसे? तो क्या यह मिसेज देवजीत सिंह राणा है? लेकिन सर तो अपनी बहन की शादी में गए थे ना, फिर उनकी शादी कैसे हो गई? देवजीत ने धारा के कंधे पर हाथ रखा और अंदर ले गया। सिपाहियों की नजरों से दूर आने पर वो धारा से 2 कदम अलग हट गया और गुस्सा करते हुए बोला, तुम्हें क्या लग रहा था कि तुम्हारे स्वागत की तैयारी के लिए मैं आरती की थाली या कलश का इंतजाम करवाने गया हूँ, जो बाहर दरवाजे पर ही अटक गई? रूठी हुई धारा ने उसकी ओर देखा। उसकी आंसुओं से भरी आंखें और लाल नाक उसके चेहरे को बहुत मासूम बना रही थी। देवजीत उन खूबसूरत चेहरे को ताकने से खुद को रोक नहीं पाया। धारा भी उसे देखते हुए सोच रही थी कि यही वो दिलकश चेहरा था जिस पर वो फिदा हो गई थी, और आज वही चेहरा इतना बेरहम जान पड़ता है। वो नाखुश हो बोली, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे मुझे ब्लैकमेल करके शादी करने के बाद मुझे तुमसे इस तरह की कोई भी उम्मीद होगी? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ देवजीत सिंह राणा। देवजीत कुटिल मुस्कुराहट चेहरे पर ओढ़कर बोला, तो तुमने क्या सोचा था कि तुमने जो हिम्मत वाला काम किया है उसके लिए तुम्हें देवजीत सिंह राणा 21 तोपों की सलामी देगा? धारा उससे आंखें फेर कर दूसरी तरफ देखने लगी। देवजीत धारा को तंग करने के लिए उसके पास आ गया और उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से हल्के से छूने लगा और बोला, गुस्से में भी तुम्हारी खूबसूरती जानलेवा साबित हो रही है मेरे लिए जानी। धारा उसके इस कदम पर चैतन्य शून्य सी हो गई और अपनी आंखें बंद करके इस वक्त खुद को महसूस हो रहे इस नए एहसास को जीने लगी। वो तो उस पर गुस्सा करना चाहती थी, लेकिन एहसास कुछ और ही बयां कर रहे थे। देवजीत ने उसे इस तरह मदहोश होते देखा तो खुद भी बहक गया और उसकी उंगलियां धीरे धीरे धारा के अधरों तक आ पहुंची। तभी अचानक वो रूमानियत से बाहर निकला और उसकी उंगलियां जहां थी वहीं ठहर गईं। वो अचमंजस में खड़ा रह गया कि धारा को उसका ऐसे छूना बुरा क्यों नहीं लगा, और वो भी तो बस उसे तंग करने के लिए ही ये सब कर रहा था, तो फिर ये उसको क्या हो गया? देवजीत की उंगलियां चेहरे पर ठहरी महसूस करके धारा ने आंखें खोली तो दोनों एक दूसरे के हाथों खुद की फीलिंग्स बयां होने से रंगे हाथों पकड़े जाने पर अपराध बोध महसूस करते हुए एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो गए। देवजीत को खुद पर बहुत रोष था कि उसे इस तरह अपना संयम नहीं खोना चाहिए था। धारा भी खुद पर शर्मिंदा थी कि देवजीत उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। आगे क्या होगा? देवजीत और धारा की नफरत भरी मोहब्बत का क्या अंजाम होगा? क्या देवजीत धारा को माफ कर पाएगा?